Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mava, and I'm back with the another video, another topic, that is part 3 of the Constitution of India, that talks about the fundamental rights or the human rights. So let's get started. Firstly, we know part 3 of the Constitution of India generally talks about the fundamental right कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। अब हमको पता है कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है या जो लोग हैं भारत के, उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं एज द पावर, और उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज भी होती है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो हम लेटर ऑन आके पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर दैट हमारे पास जनरल प्रोविजंस अगर देखें, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 है, जो सिंपल ये बात करता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट जो है, स्टेट में कौन कौन इंक्लूड होता है, आपकी गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, आपकी पार्लियामेंट इंक्लूड होती है, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स इंक्लूड होती है, लोकल अथॉरिटीज आपकी इंक्लूडेड होती है, या कोई अदर ऑफिशियल्स है दैट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटेड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब आपके डेफिनेशन जो स्टेट है उसमें इंक्लूड होता है। देन वी हैव आर्टिकल 13, वो ये कह रहा है कोई भी ऐसा लॉ हमने बनाया है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को हिंडर कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो सही लॉ नहीं बनाया गया और उसके ऊपर कोई भी अपना विलिंगनेस नहीं दे सकता। इसी में ही इंक्लूड इन्होंने किया है कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज लॉ इन फोर्स। नाउ सी, लॉ क्या होता है, यहाँ ऑर्डिनेंस आपका होता है जो पास होता है, बाय लॉज आपके होते हैं, रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई नोटिफिकेशन वो अपने ऑफिशियल गैजेट में जो है पब्लिश करते हैं, कस्टम है, यूसेज है, वो सब चीजें जो कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड हो सकती है, यूज हो सकती है, वो लॉ होती है। देन लॉ इन फोर्स, जो आपका जो लॉ है वो फोर्स में आता है जैसे उसकी इनैक्टमेंट या कमेंसमेंट डेट होती है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको पता है, प्रीएम्बल में भी हमने पढ़ा था इक्वालिटी आपकी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। वो कह रहा है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे हर एक इंसान क्या है? इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर एक इंसान क्या है? इक्वल है। नाउ आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस के, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजें। तो प्रोहिबिशन इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो। ऑफ कोर्स whenever we are talking about the right to equality, so we are discussing it that we should treat everyone equal in the eyes of law. When we are requesting that we should mean, or we should think that everyone is equal in the eyes of law, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें यही बताया है कि जब हम सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। इसमें क्या है कि हर एक पर्सन को शॉप पे जाने का एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने का होना चाहिए, होटल्स में, पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने का होना चाहिए, वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस, किसी भी तरीके का। अगर हम विलेजेस में भी जाएंगे तो विलेजेस में भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वेल्स को लेके हो, टैंक को लेके हो, स्कूल्स को लेके हो, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ इन्होंने यही बताया है, राइट टू इक्वालिटी में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, इन बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि स्पेशल एम्फेसिस हमें किसे देना चाहिए? वुमेन एंड चाइल्ड को, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसके रिगार्डिंग भी होती है। फिर आपके जितने भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, SC ST है, उनसे रिलेटेड भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी गिवन द सेम प्रायोरिटी जो हम जनरल वालों को देते हैं। ठीक है। देन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो ये वो सारे हमको पता है, SC ST OBC EWS, ये सारे वो कैटेगरी है पहले जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। बट नाउ जो है, हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ही हमने क्या किया? राइट टू इक्वालिटी और कुछ अमेंडमेंट्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए हैं। Then we have article number 16 that talks about equality of opportunity in terms of public employment. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
या जॉब में हमें हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम कहते हैं ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल काम करोगे तो इक्वल पे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है मैन है तो ज्यादा मिलेगा, वुमेन है तो कम मिलेगा, चाइल्ड है तो बिल्कुल भी कम मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इसमें क्या बताया कि नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल। किसी भी तरीके से आप कहीं भी ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कोई नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो या किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई कहेगा आपसे कि हम आपको नहीं ले सकते बिकॉज दिस एंड दिस रीजन, तो कहीं ना कहीं जो है वो इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। जो राइट है, फंडामेंटल राइट, आपके उसका जो है हिंड्रेंस आ रही है, और कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू इक्वालिटी है वो वायलेट हो रहा है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट इसमें करी गई है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले in terms of your public employment. Then we have article number 17 that talks about the abolition of untouchability. हमको पता है कि पहले के टाइम पे कितनी ज्यादा अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता था। आपके गांव में अगर आप देखोगे, अपने विलेजेस में देखोगे, या फिर रूरल एरियाज में देखोगे, बैकवर्ड एरियाज में देखोगे, वहां क्या होता है कि वहां अनटचेबिलिटी आज भी होती है कहीं ना कहीं जगहों पे। उसको एबॉलिश करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें इस अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी पार्ट्स, ऑफ कोर्स द अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी इन द पिक्चर। तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 18 जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरीके का टाइटल है, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, shall be conferred by the state, नहीं मिलेगा। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल जो है इंडियन सिटीजन नहीं लेगा। लेना है तो अपने ही कंट्री का ले, बट किसी फॉरेन के कंट्री का नहीं लेना है, ठीक है, जो स्पेशल प्रिविलेज होल्ड करता हो। देन वी हैव अनदर राइट टू फ्रीडम। अब हमको पता है राइट टू फ्रीडम है, मीन्स वी हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू डू वट एवर वी वॉन्ट, बट दैट शुड बी इन अ लीगल वे, इन अ लीगल फॉर्म। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमको पता है कि हमारे कितने हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। जब ये सारी फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम हमको दिया गया है, वी शुड मेक इंश्योर, वी शुड बी इंश्योर कि ये जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं और जो ये फ्रीडम वाला आपको राइट दिया गया है, इसको आप लीगल वे में यूज करो, इसको आप लॉफुल तरीके से यूज करो। कोई गलत काम करने में, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करने में, कोई ऑफेंस करने में यूज ना करो। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 20, राइट, ओके। इससे पहले मैं आपको इनको समझा देती हूँ, ए से लेके जी तक जो है आपको मैं एक एक करके समझाती हूँ। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ राइट टू स्पीक एनीथिंग वेरी फ्रीली, वेरी कॉन्फिडेंटली, और अगर आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो आप फ्रीली कर सकते हो। जैसे हमको पता है प्रेस का काम है, मीडिया का काम है, ठीक है, वो जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो स्पीच देते हैं, कुछ भी है फ्रीली करते हैं, क्योंकि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका वो राइट है। इसी तरीके से हमारा भी राइट है कि हम कुछ भी बोले, बट वो सही बोले। Then we have to assemble peacefully without arms. We have the right कि हम कहीं भी assemble हो सकते हैं, without arms होना है, and कहीं भी assemble हो सकते हैं without arms, to form associations और यूनियन। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है फॉर्म करना चाहते हो, यू कैन डू इट फ्रीली। आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी मूव करना चाहते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यू कैन डू इट इजीली। रिजाइड होना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू कैन डू इट इजीली। कोई प्रैक्टिस आपने प्रोफेस करना है, प्रोफेशन आपने कोई चलाना है नया, कोई बिजनेस ट्रेड शुरू करना है, तो इजीली कहीं भी कर सकते हो, बट वो लीगल मैनर में होना चाहिए। देन वी हैव आर्टिकल 20 that talks about protection in respect of the conviction for offences. No person shall be convicted of any offence except for the violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offence. इसमें क्या बोला है, कोई भी पर्सन जो है उसको आप ऐसे ही कन्विक्ट नहीं करोगे until and unless उसने कोई violation of law किया है। It simply says that if a person has done any offense, has committed any offense,
has violated the law which was at the time when it was in force, तो अगर किसी पर्सन ने वो लॉ को वायलेट किया है, then only you have a right to convict that person. Otherwise, for unnecessary and petty offenses or petty issues, you cannot arrest that person. Even though you can give the just the one commitment, or just you can give the uh, instructions to them not to repeat it again, but you can't convict on the petty offenses. Then we have no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Okay, then no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Accused or a person, or even we can say the accused जो है वो खुद का विटनेस नहीं बन सकता, उसके लिए आपको विटनेसेस अरेंज करने पड़ेंगे. एक पर्सन को हम दो या सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट बार बार नहीं कर सकते. एक बार उसने उस ऑफेंस के लिए पनिश हो चुका है तो बार बार नहीं करना है. देन आर्टिकल 21 that talks about protection of life and personal liberty. हमको पता है कि वी हैव बीन गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट, जिसमें हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. तो हमारे पास ये राइट है कि हम फ्रीली रहे, हम पर्सनल लिबर्टी के साथ रहे, ठीक है, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए. तो ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए. बट अगर इन केस आपको ये नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है. यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन स्यू दैट पर्सन, एंड उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है. Then we have Article 21A, very important. It says राइट टू एजुकेशन. हमको पता है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया है इंडिया में, जिसमें बोला है देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, बिकॉज ये डिपेंडेंट होते हैं और इतने मेच्योर अंडरस्टैंडिंग के नहीं होते कि इनको हमें प्रॉपर कंपलसरी एजुकेशन देनी ही देनी है. ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, रूल है. सो दे हैव टू डू दिस एनी हाउ. इसके बाद क्या होता है, हायर एजुकेशन. ऑफ कोर्स उसके लिए उनको तो पे करना ही पड़ेगा, बट फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि मोर लिटरेसी रेट हो. ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़े, डिपेंडेंसी रेट कम हो, पावर्टी रेट कम हो, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन हो, लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा हो, वेलफेयर उनका बेटर हो. उसलिए हम क्या चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन हम उनको दे और अच्छी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करें. देन we have Article 22 that talks about protection against arrest and detention in certain cases.